हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 11 फरवरी 2025 हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट वाले वीडियोस आपको दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे। गाइज हमारे पास में थर्ड शिफ्ट के भी पूरे के पूरे क्वेश्चंस आ चुके हैं 100% ऑथेंटिक और रियल आंसर के साथ में हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पर आपको कवर करवाने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर से देखिएगा। पीडीएफ अगर आप चाहते हैं इसकी तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगी। और आप चाहते हैं कि आपको पल पल की अपडेट मिले, यानी कि पीडीएफ से रिलेटेड बाकी चीज़ों का भी अपडेट अगर सबसे पहले आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन हम कवर करेंगे, है ना। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया है यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा कुचिपुड़ी नृत्य से। यामिनी जो कृष्णमूर्ति है इनका संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से है और यामिनी कृष्णमूर्ति एक कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। भरतनाट्यम भी ये बेसिकली करती है। तो आपको ये थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चीज़ें आपको देखना है कि क्या क्या ऑप्शंस आपको किस तरह के मिले हैं। क्लियर है? ए पैशन फॉर डांस उनकी आत्मकथा है और कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। आप सभी को बताइए 8 शास्त्रीय नृत्य है, इनमें से उड़ीसा, मणिपुर, है ना, केरला के 2 हैं, कथकली और आपका मोहिनीअट्टम जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। तमिलनाडु वाला जो कि ज़्यादातर पूछा जा रहा है भरतनाट्यम, है ना, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा ये पूछा जा रहा है। तो सभी भरतनाट्यम आपको जो शास्त्रीय नृत्य आपको याद होने चाहिए। आंध्र प्रदेश का जो कुचिपुड़ी गांव है, तो कुचिपुड़ी गांव की वजह से इस नृत्य का जो नाम है कुचिपुड़ी पड़ा है। और कुचिपुड़ी नृत्य में संगीत, नृत्य, अभिनय के संयोजन के माध्यम से हिंदू महाकाव्य, किंवदंतियों और पौराणिक कथाओं के दृश्यों को प्रदर्शित किया जाता है। गाइज इस वीडियो में आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उससे पहले हम थोड़ी सी अपडेट दे दें कि हमारी एसएससी जीडी वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज है जहां से लगातार आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस बन रहे हैं। बैक टू बैक क्वेश्चंस यहीं से आपके रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। तो ये सिर्फ उन 50 रुपये की प्राइस पर अभी आपको मिल रही है, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, जाइए और इनरोल कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर 800 से अधिक कंटेंट डला हुआ है जिसमें आपको स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, नोट्स वगैरह, टेस्ट वगैरह, इसके अलावा ई बुक वगैरह दुनिया भर की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा। डेमो भी यहाँ पर आपको दे रखा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, नई की नई टेस्ट सीरीज से 1 रुपये में करीबन 15 से 16 आपको कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितनी आपके लिए शानदार टेस्ट सीरीज है। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ फिर तो कॉन्टैक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? यानी कि क्वेश्चन एक तरह से ये भी हो सकता है पैटर्न कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति सही जवाब इसका रहेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है जैसे वहाँ आवश्यक समझता है। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों के परामर्श करने के बाद की जाती है जिन्हें वह आवश्यक समझता है। और मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला कैसा प्रदेश कौन सा है ना? तो ये आपका कौन सा रहेगा? ये दिल्ली रहेगा सबसे ज़्यादा आबादी वाला। और साथ ही अगर पूछा जाए, हमें एक ने कम भी बताया कि कम आबादी वाला पूछा था, तो ये लक्षद्वीप आपका रहेगा। ज़्यादा वाला दिल्ली रहेगा, कम वाला लक्षद्वीप रहेगा। 2011 की जनगणना के डेटा के मुताबिक दिल्ली जो है भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला कैंसर प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी। दिल्ली की जो जनसंख्या घनत्व है, दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है ये 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था 2011 में। दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और यह राजनीति, वाणिज्य, संस्कृति और उद्योग का अहम केंद्र है। दमन और दीव जो है चंडीगढ़, लद्दाख जैसे कैंसर प्रदेश में दिल्ली की जो तुलना में जनसंख्या घनत्व है कम है, सबसे कम। आपको याद रखना है ज़्यादा और कम वाला। बाकी दिल्ली के मुकाबले यहाँ पर जनसंख्या डेंसिटी में काफ़ी कमी है, जनसंख्या घनत्व में। अगला क्वेश्चन है, हम देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, साल 2011 की जनगणना के डेटा के मुताबिक लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे कम आबादी वाला कैंसर प्रदेश था। लक्षद्वीप में उस समय 64,473 लोग रहते थे। लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है जिसमें 36 द्वीप है और ये अपने समुद्र तटों और हरे भरे परिदृश्य के लिए स्पेशली जाना जाता है।
अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आईपीएल से बना है। आईपीएल 2023 की विजेता टीम जो थी ये कौन थी? तो चेन्नई सुपर किंग्स आपका करेक्ट आंसर रहेगा, है ना, चेन्नई सुपर किंग्स, CSK, है ना। तो आईपीएल 2023 की विजेता टीम के बारे में आपसे पूछा है, चेन्नई सुपर किंग्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2023 का जो समापन है चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गत चैंपियन गुजरात टाइटंस को हराकर ट्रॉफी उठाने के साथ में हुआ है। और इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2023 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई द्वारा स्थापित पेशेवर 2020 क्रिकेट लीग का 16वां संस्करण था 2023 में। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन इस तरह से बना है, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री कौन है? अब किसी ने भी हमें एग्जैक्ट नाम नहीं बताया कि किसका नाम पूछे थे, किसी मंत्रालय का अगर बता देते तो भी हम समझ जाते, है ना। कुल मिलाकर ऐसा कैसा ही क्वेश्चन बनाए कि वर्तमान में कैबिनेट मंत्री कौन है, और ऐसे बता पाना पॉसिबल नहीं है, आप सभी को बताइए, है ना। इनकम्प्लीटेड है, आधा अधूरा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की बैठक में कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो 299 सदस्य शामिल थे इसमें। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की जो बैठक हुई थी इसमें कितने थे? 299 सदस्य थे। कुछ लोग बता रहे थे कि 284 थे, तो 284 सदस्य शामिल नहीं थे। इस दिन संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या थी ये 299 थी, तो 299 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, है ना। इनमें से 292 सदस्य प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 93 जो सदस्य थे ये रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ये 9 दिसंबर को हुई थी 1946 को, और संविधान सभा की मांग सबसे पहले उठी थी 1935 में, कांग्रेस ने ये मांग उठाई थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ याद भी रखना है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका है करंट अफेयर से क्वेश्चंस बनाए, और उन्होंने बताया कि जितेंद्र सिंह राजीव गांधी का नाम था, उसका वो प्रधान है कहीं का। तो इस टाइप से इन्होंने इतना ही बताया है हमें, है ना। इसी के अकॉर्डिंग हमने कुछ डिटेल यहाँ पर आपके लिए फाइंड आउट की है। तो यहाँ पर देखिए हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम स्थित जो राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी है इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों और कारीगरों की एक बैठक को संबोधित किया था, है ना। तो यहीं से आपका क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चंस यहीं से होगा, क्योंकि जितेंद्र सिंह का भी नाम आ रहा है, राजीव गांधी का नाम भी आ रहा है इसमें, है ना। तो डेफिनेटली क्वेश्चंस तो आपका यही होगा। अब इसमें कुछ भी XYZ पूछे जा सकता है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारत सरकार के केंद्रीय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है ये, स्वतंत्र प्रभार, है ना। या हो सकता है कि ये मंत्रालय ही इनसे पूछा हो, वो हमने कैबिनेट वाला बताया, कैबिनेट मंत्री कौन है, तो हो सकता है यही आपसे पूछा हो। तो हाल ही में उन्होंने तिरुवनंतपुरम स्थित राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी जो है इसमें अनुसूचित जनजाति जाति के किसानों और कारीगरों की एक बैठक को संबोधित किया है। इस कार्यक्रम में उन्होंने किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्यवर्धन के महत्व पर जोर दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 1857 की क्रांति से रिलेटेड पूछा गया, एग्जैक्ट तो उन्होंने इतना ही बताया है कि इससे 1857 की क्रांति से क्वेश्चन बना था, है ना। तो 1857 की जो क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। ये विद्रोही जो है ब्रिटिशों के खिलाफ उत्तरी और मध्य भारत में शुरू हुआ था। इस क्रांति के कई सारे चरण थे। 1857 की क्रांति के बाद कुछ परिणाम जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ था और भारत सीधे ब्रिटिश सरकार का शासन हो गया था भारत पर, है ना। भारतीय सिविल सेवा की स्थापना हुई थी इसके बाद में, और भारत में भारतीयों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। भारतीय कला साहित्य संगीत का पुनरुत्थान भी इसके बाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड मेगास्थनीज के ऊपर क्वेश्चन आपका बना था, जो कि एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था। तो मेगास्थनीज कौन था? तो ये एक यूनानी राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी दी, जिससे प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में मदद मिलती है। तो मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का पिता भी कहा जाता है। मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य के समाज, प्रशासन और भूगोल के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने अपनी जानकारी यूनानी भाषा में इंडिका जो किताब थी, तो इंडिका नाम की किताब में लिखी थी। और मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य की राजधानी को पाटलिपुत्र का भी जिक्र बेसिकली इसमें किया था, आधुनिक पटना जो कि है। तो इन्होंने किस भाषा में लिखी थी इंडिका जो है इन्होंने लिखी थी यूनानी भाषा में, है ना। ये आपको याद रखना है। मेगास्थनीज के मुताबिक मौर्य साम्राज्य में गुलामी नहीं थी, इसका भी इन्होंने जिक्र किया था। अगला क्वेश्चन है 2020 की जन्म दर रिपोर्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, है ना। तो 2020 के अनुसार भारत की कुल जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर कितनी थी इस तरह से? तो 19.5 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में वर्ष 2020 के लिए जन्म दर से संबंधित आंकड़े उपलब्ध है। नमूना पंजीकरण जो प्रणाली है, नमूना पंजीकरण प्रणाली, इसको सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बोला जाता है, SRS। इसकी सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की कुल जन्म दर जो है क्रूड बर्थ रेट
ये प्रति 1000 जनसंख्या पर 19.5 थी। ये आंकड़ा पिछले वर्षों की तुलना में जन्म दर में धीरे धीरे हो रही कमी को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च योजना किसने चलाया था? तो ये महात्मा गांधी ने चलाई थी दांडी मार्च योजना। दांडी मार्च की योजना जो है महात्मा गांधी ने बनाई थी और इसका नेतृत्व भी उन्होंने किया था। ये जो है मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती जो आश्रम है यहाँ से शुरू हुआ था और ये जो है मार्च 24 दिनों तक चला था। ये मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, 24 दिनों तक ये मार्च चला था और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ था, है ना। तो दांडी यात्रा थी, दांडी मार्च भी इसको ऐसे बोला जा सकता है, महात्मा गांधी ने बनाई थी इस योजना को। इनके ही नेतृत्व में बेसिकली इसको शुरू किया गया था। तो दांडी मार्च के बारे में और भी इंपॉर्टेंट डिटेल है, जैसे कि ये जो मार्च है, इस मार्च का मतलब था ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का उल्लंघन करना। और इस मार्च को नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, दांडी मार्च को। और इस मार्च में महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू भी थी और इस मार्च के जरिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था इसकी शुरुआत की थी। तो ये सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपको क्या क्या मिले थे, क्योंकि डिफरेंट जो स्टेट है इसमें इसको बेसिकली मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। लोसर त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? ये लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नेपाल में ये मनाया जाता है। तो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नेपाल आपका करेक्ट आंसर यहाँ से जो भी ऑप्शंस में दे रखा था वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कई बार आपका लद्दाख आता है, कई बार अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम भी आता है। तो आप देख लीजिएगा क्या क्या किस हिसाब से आपको ऑप्शंस मिले थे इसके लिए। क्लियर है? तो लोसर जो है ये महोत्सव, लोसर महोत्सव लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नेपाल जैसे राज्यों में मनाया जाता है। ये तिब्बती बौद्ध धर्म का त्यौहार है, इसे तिब्बती नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है। लोसार शब्द तिब्बती भाषा के दो शब्दों लो और सार से मिलकर बना होता है। लो का मतलब होता है वर्ष और सार का मतलब होता है नया, है ना। एक क्वेश्चन ये कुछ इस तरीके से बताया इन्होंने कि बिहू से एक क्वेश्चन था सर, है ना। तो इन्होंने एक ऐसा बताया था, तो बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य? ऐसा हो सकता है, तो असम करेक्ट आंसर रहेगा। बिहू जो नृत्य है भारतीय राज्य असम का एक स्वदेशी लोक नृत्य है। ये आमतौर पर युवा पुरुषों और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें ये जो नृत्य शैली है इसमें तेज कदमों और तीव्र कठिन गतियों की विशेषता इसकी है। इस लोक नृत्य में नर्तकियों की पारंपरिक वेशभूषा रंगीन होती है और लाल रंग की थीम पर यह केंद्रित बेसिकली होती है। तो ये क्वेश्चंस जो कि हमने आपको बताया, आगे और भी क्वेश्चंस कवर करेंगे हम, है ना। ये हमारी ई बुक है स्पेशल जीके स्पेशल ई बुक। इस ई बुक को अगर आप अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो जरूर से जाइए, डेमो चेकआउट करिएगा, क्योंकि लेटेस्ट है, एसएससी रेलवे के एग्जाम के लिए बेस्ट रहेगी। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने डाली है, आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। पूरी आपको डेडिकेटेड है एसएससी रेलवे के एग्जाम के लिए। लेटेस्ट टीसीएस के जो क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पर अप टू डेट क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप जरूर से एक बार चेकआउट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूछा गया था का, तो क्या था एग्जैक्ट? तो ये नहीं मिल पाया है, हमने आपको यहाँ पर डिटेल बताने की कोशिश करी। जैसे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र मौजूद होते हैं। इसमें पूंजीवाद और समाजवाद की विशेषता होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार कुछ क्षेत्रों में हस्तक्षेप करती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में निजी क्षेत्र का काम होता है। तो मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है इसमें निजी और मिश्रित दोनों का मिश्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र मौजूद होते हैं। निजी क्षेत्र लाभ कमाने पर ध्यान केंद्रित इसमें बेसिकली करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मयूरभंज जो छाऊ है ये नृत्य किससे संबंधित है, किस राज्य का है? तो उड़ीसा का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मयूरभंज छाऊ नृत्य उड़ीसा से संबंधित है। छाऊ नृत्य जो है भारत के 3 राज्यों में किया जाता है और अलग अलग नाम से ये जाना जाता है। जैसे कि झारखंड में किया जाने वाला जो छाऊ है ये सरायकेला छाऊ है। उड़ीसा में जो किया जाता है ये मयूरभंज छाऊ किया जाता है और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छाऊ जो है ये बेसिकली किया जाता है। तो ये 3 अलग अलग स्टेट है, तीनों के अलग अलग है। झारखंड का सरायकेला हो जाएगा, मयूरभंज उड़ीसा का, पुरुलिया पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। पास है पश्चिम बंगाल, पुरुलिया पश्चिम बंगाल, आसानी से याद रख सकते हैं। छाऊ जो है ये छाऊ एक प्राचीन नृत्य शैली है। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी ये उड़िया पाइका योद्धा की नकली लड़ाइयों से हुई थी, जो देसी संगीत वाद्ययंत्रों के ताल से ताल मिलाते थे, है ना। तो इसके परिणाम स्वरूप इसकी उत्पत्ति हुई थी, या इसकी जो है बेसिकली उत्पत्ति ही हम ऐसे बोल सकते हैं कि यह हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर जश्न मनाने के लिए लाल किले पर शहनाई बजाई थी? अब शहनाई वादक आपको बताना है, तो बिस्मिल्लाह खान आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई थी। वहाँ अपने वाद्य यंत्र से राष्ट्र की जय जयकार करने वाले पहले भारतीय थे। याद रखिएगा, अपने वाद्य यंत्र से राष्ट्र की जय जयकार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, है ना। ये थे बिस्मिल्लाह खान। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई इन्होंने पहली बार बजाई थी। ये घटना बड़ी थी क्योंकि हमें उस दिन स्वतंत्रता मिली थी।
खान का संगीत जो है अगस्त 1947 को नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से गूंजा। जिस दिन भारत ने 200 शमे पुराने ब्रिटिश शासन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी, उन्होंने 26 जनवरी 1950 को देश के पहले गणतंत्र दिवस फॉर्म पर भी प्रदर्शन बेसिकली किया था। किसने? बिस्मिल्लाह खान ने। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सितंबर अक्टूबर महीने में 10 दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है ना? इस तरह से या इस तरह से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि ओणम त्योहार जो है कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो 10 दिन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, और ये वाला पूछे तो ओणम त्योहार आपका आंसर रहेगा। ओणम का जो त्यौहार है ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। ये जो त्यौहार है केरल में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, और ओणम को थिरुओणम या फिर थिरुओणम इन दोनों नामों से जाना जाता है। ओणम के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि ये जो त्यौहार है मलयालम कैलेंडर के चिंगम जो महीना है इसमें मनाया जाता है। ये त्यौहार नई फसल के आने की खुशी का प्रतीक होता है, और इस त्यौहार में लोग अपने घरों को फूलों से सजाते हैं। ओणम के दिन यानी कि ओणम का जो पर्व होता है, हर दिन अपना एक अलग अलग महत्व होता है। इसमें 10 दिनों तक ये चलता है, तो 10 दिन में ही सब दिन का अलग अलग महत्व बेसिकली होता है ना। हर दिन एक अलग अलग चीज़ें इसमें होती है, तो इस तरह से 10 दिनों तक ये बेसिकली मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में तेल की कमी किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो भारत में जो तेल की कमी हुई थी, ये किस पंचवर्षीय योजना में तेल की कमी हुई थी? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना रनिंग थी, उस टाइम पर चल रही थी। भारत में तेल की कमी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी 1974 से 1979 के बीच में, और इसका मुख्य कारण था 1973 का वैश्विक तेल संकट, जब अरब देशों ने तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ गई थी, और इस संकट का भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा था, और पेट्रोलियम उत्पादों की कमी हो गई थी, है ना। तो तेल की कमी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी भारत में। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंग की खोज कब और किसने की थी? तो हेनरिक हर्ट्ज ने 1880 के दशक के अंत में रेडियो तरंग की खोज की थी। रेडियो तरंग की खोज जर्मन भौतिक विज्ञानी हेनरिक हर्ट्ज इन्होंने की थी। उन्होंने साल 1880 के दशक के अंत में रेडियो तरंगों को उत्पन्न किया था। वही रेडियो जो तरंगों का व्यावहारिक इस्तेमाल करने का जो श्रेय जाता है, ये इतालवी आविष्कारक है गुलिल्मो मार्कोनी, इनको दिया जाता है। तो इनके बारे में भी आप थोड़ा सा चीज़ें देख लीजिएगा, दोनों तरह से हमने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन ये आया था आपसे कि बास्केटबॉल या फिर वॉलीबॉल था, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल दोनों में से एक से आपका क्वेश्चन बना था, जो कि एग्जैक्ट नहीं है कि क्या क्वेश्चन था, बट हम टॉपिक बता दे रहे हैं आपको। अगर आप जिन लोगों का आगे एग्जाम हो वो अच्छे से देख कर इनको जाइएगा। तो यहाँ पर ये 20 के 20 पूरे के पूरे क्वेश्चन हमने बताने की कोशिश करी, जितना भी हो पाया है सारा एग्जैक्ट बताया है, 100% रियल जो हमें सीधे सीधे मिले हैं उसी तरह से हमने आपको यहाँ पर बता दिया है ना। ये हमारी SSC GD वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो सिर्फ 14 रुपीज़ में मिल रही है, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ये RPF कांस्टेबल की अवेलेबल है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। RRB NTPC के लिए अवेलेबल है, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जरूर से जाइए, चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। ये हमारी मध्य प्रदेश स्पेशल एग्जाम के लिए हैं, इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली गई है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आइए अब हम हिंदी की बात करते हैं। हिंदी का पहला जो क्वेश्चन है आप सभी को बताइए, गद्यांश से बनता है, और गद्यांश एक आता है जिसके 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो 5 नंबर का आपका गद्यांश सीधा सीधा 10 नंबर का है ना। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, इस हिसाब से 10 नंबर का गद्यांश से 5 क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा विलोम शब्द से एक क्वेश्चन आपका बना है, संज्ञा से 2 क्वेश्चन बने, पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन बने, है ना। वाक्य शुद्धि से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए, मुहावरे से 2 क्वेश्चन थे आपके, एक शब्द से 2 क्वेश्चन थे, और वाक्य शुद्धि से लगभग 3 क्वेश्चन आपके बने थे। ये हिंदी का ओवरव्यू है, जितने भी क्वेश्चन जहां से बने थे हमने पूरे आपको कवर करवा दिए। मैथ्स में प्रतिशत से 3 क्वेश्चन पूछे गए, लाभ हानि से 1 क्वेश्चन था, SICI से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन थे, औसत से आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनाए, है ना। DI नहीं था, नंबर सिस्टम भी नहीं था। LCM SCF से 3 से 4 क्वेश्चंस बने, सिंप्लीफिकेशन नहीं आया है। रेशियो से 1 क्वेश्चन बना है, पाइप और टंकी भी नहीं था। ट्रेन से 2 क्वेश्चंस थे, एजेस वाला 1 था। टाइम एंड वर्क का आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया। वही जो अनुपात है इससे भी 1 क्वेश्चन बना है। अगर बात करें रीजनिंग में तो आपका ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन था, नंबर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन थे जो कि ईजी थे, वेन डायग्राम से 1 था, एनालॉजी से 1 था, 5 से यानी कि डाइस से 1 था, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन था। सिलोज में से 1 क्वेश्चन पूछा गया, कोडिंग डिकोडिंग से आपका 2 से 3 क्वेश्चन था, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन था, मिसिंग नंबर से 1 से 2 क्वेश्चन थे, फिगर सीरीज से 1 क्वेश्चन था, आकृति से 1 क्वेश्चन था, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे, और कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हमने आपको हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग तीनों का तीनों फुल आपको बता दिया, टॉपिक कहाँ से किस टाइप से किस टॉपिक से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन बने हैं, पूरा आपको आइडिया लग चुका होगा। जीके का जहाँ तक हो पाया है पूरा का पूरा 100% रियल डेटा आपको देने की कोशिश करिए, ताकि आपको आगे की तैयारी को और अच्छे से करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल पाए।
है ना। जिन लोगों का आगे के आने वाले दिनों में एग्जाम है उन सभी से हम कहना चाहेंगे कि आपका जब भी एग्जाम हो गाइस आप हमें क्वेश्चन जरूर सेंड करिएगा, क्योंकि ये आप सभी के सहयोग के बिना पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप सपोर्ट और सहयोग नहीं करेंगे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। जिस दिन आप करना बंद कर देंगे उसी दिन ये बंद हो जाएगा, है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि एज इट इज़ आपको हेल्प मिली है, जिन लोगों को अभी तक हेल्प मिली है बाकी और लोगों को भी मिल पाए, है ना। अगर आप चाहते हैं तो आप ज़रूर से सेंड करिएगा क्वेश्चंस, क्योंकि आपको भी हेल्प मिली है, किसी ने बताया है और आपको भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प मिली है। तो आप सभी भी जब भी एग्ज़ाम हो क्वेश्चंस ज़रूर से सेंड करिएगा। जैसे एग्ज़ाम छूटता है टेलीग्राम पर हम मैसेज डाल देते हैं नंबर वाला, वहाँ पर आप हमें क्वेश्चंस सीधे भेज सकते हैं, है ना। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बिल्कुल क्वेश्चंस सेंड करना ना भूलें, यही हम आपसे कहना चाहेंगे, क्योंकि हम तो अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, आपको भी थोड़ी सी चीज़ें करनी है और थोड़ा सा सहयोग आपको करना है, सपोर्ट करने की आपको ज़रूरत है। आइए अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट। ये हमारी जीडी वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जिसमें सिर्फ आपको 49 रुपीज़ की अभी प्राइस पर चल रही है, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए स्पेशल ऑफर अभी बचा हुआ है। 79 थी इसकी पहले प्राइस, अभी कम करके हमने 49 कर दी है। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए है, अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी, लगातार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। टॉपिक वाइज भी पूरा का पूरा डला है, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज करंट अफेयर फुल लेंथ टेस्ट भी यहाँ पर डले हैं, जो लेटेस्ट अपडेटेड टेस्ट है वो पूरे के पूरे। जाइए जाकर चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिर भी कोई डाउट है कुछ क्वेरीज नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अवेलेबल है, इसकी भी एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाली है। आपको बताइए मार्च से स्टार्ट है इसकी एग्ज़ाम, तो इसकी भी तैयारी काफ़ी हद तक यहाँ से आप अपनी जो तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर लेटेस्ट पैटर्न वाले आपको मॉक्स मिलेंगे, जिनकी मदद से काफ़ी हद तक अपना स्कोर भी आप यहाँ से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जाइए जरूर से चेकआउट करिएगा, डेमो डाला है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। उसकी मदद से आप जो है आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी एडवांस टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको दी जा रही है। ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए अवेलेबल है, इसकी भी लिंक का डिस्क्रिप्शन में। इस पर भी लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चन है सारे के सारे, है ना। तो जरूर से चेकआउट करिएगा। ये हमारी ई बुक है आपके लिए, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं। इन वीडियोस की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। तो मिलते हैं गाइज हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।